जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राघव और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट दोस्त पर। ये चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है और ट्रस्ट करो, ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लो, क्योंकि बिना उसके ये लेक्चर फुली क्लियर नहीं होगा। और अगर आप NISM 15 एग्जाम क्लियर करके एक सक्सेसफुल रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो। मैं हर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट और इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, जो हर बिगिनर को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, यानी फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं। यहां पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। अब प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। चलिए एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला है IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपने शेयर्स पब्लिक को देती है, उसे IPO कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक स्टार्टअप है जो ग्रो करना चाहता है। वो IPO लाता है और पब्लिक से पैसा रेज करता है। नेक्स्ट है FPO, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये तब आता है जब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा शेयर्स इशू करती है। सिंपल वर्ड्स में IPO के बाद का सेकेंड राउंड फंड रेजिंग। अब बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। इसमें कंपनी शेयर्स डायरेक्टली सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को देती है, पब्लिक को नहीं, जैसे किसी बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन को। इसका एक एडवांस्ड वर्जन होता है QIP, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स। कंपनी जल्दी पैसा रेज करना चाहती है तो QIP यूज करती है। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल इशू। इसमें कंपनी कुछ सिलेक्टेड लोगों को स्पेशल प्राइस पर शेयर्स देती है। ये भी टारगेटेड एलोकेशन होता है। अब आता है राइट्स इशू। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। कंपनी अपने पुराने इन्वेस्टर्स को बोलती है कि आप और शेयर्स खरीद सकते हो, यूजुअली डिस्काउंट प्राइस पर। नेक्स्ट है बोनस इशू। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। जैसे अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं और 1:1 बोनस मिला तो आपके पास 20 हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑनशोर और ऑफशोर ऑफरिंग्स की। ऑनशोर का मतलब इंडिया के अंदर शेयर्स इशू करना और ऑफशोर का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को बाहर के मार्केट में शेयर्स ऑफर करना। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल, यानी OFS। इसमें प्रमोटर्स अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को बेचते हैं। कंपनी को पैसा नहीं मिलता, प्रमोटर अपना स्टेक रिड्यूस करता है। अब आता है स्वेट इक्विटी। ये एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के बदले। मतलब उन्होंने कंपनी के ग्रोथ में मेहनत की है तो उन्हें रिवॉर्ड में शेयर्स मिलते हैं। और लास्ट है ESOP, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें एम्प्लॉइज को ऑप्शन मिलता है कि वो फ्यूचर में शेयर्स बाय कर सकते हैं फिक्स्ड प्राइस पर। ये एम्प्लॉय मोटिवेशन और रिटेंशन के लिए यूज होता है। तो ये सब मेथड्स हैं जिनके थ्रू कंपनी प्राइमरी मार्केट में फंड्स रेज करती है। अब चलिए आते हैं सेकेंडरी मार्केट पर। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहां इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स बाय और सेल करते हैं। यहां कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। सेकेंडरी मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है ओवर द काउंटर मार्केट, यानी OTC। यहां ट्रेडिंग डायरेक्टली बायर्स और सेलर्स के बीच होती है, बिना किसी सेंट्रल एक्सचेंज के। और दूसरा है एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, जैसे NSE या BSE। यहाँ प्रॉपर सिस्टम होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है और रेगुलेशन होता है। मैक्सिमम ट्रेडिंग यहीं होती है। तो सिंपल रिकैप करें, प्राइमरी मार्केट में कंपनी नए शेयर्स इशू करती है और पैसा रेज करती है, और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को आपस में ट्रेड करते हैं। समझ आ गया ना? अब जब भी आप IPO या स्टॉक ट्रेडिंग सुनोगे, आपको क्लियर रहेगा कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी मार्केट। चलिए समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट में कौन-कौन लोग या इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, यानी पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सिर्फ बायर्स और सेलर्स से नहीं चलता, बल्कि बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर इस सिस्टम को स्मूथ बनाते हैं। ब्रॉडली फाइनेंशियल मार्केट में 3 टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे दो मेजर कैटेगरीज पर, मार्केट इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स।
सबसे पहले समझते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये वो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ये डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि सिस्टम को चलाते हैं। सबसे पहला है स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे एनएससी या बीएससी। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां शेयर्स बायर और सेल होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ट्रेडिंग फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। नेक्स्ट है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी का काम होता है आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखना। जैसे बैंक आपका पैसा रखता है, वैसे डिपॉजिटरी आपके शेयर्स रखता है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी, ये डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का एजेंट होता है। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आप डीपी के थ्रू ही करते हो। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स या स्टॉक ब्रोकर्स। ये वो लोग होते हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स खरीदते और बेचते हो। आप डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ही करते हो। सब ब्रोकर्स और ऑथराइज्ड पर्सन्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये ब्रोकर्स के एजेंट्स होते हैं जो क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करते हैं। अब बात करते हैं कस्टोडियंस की। ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर्स और सिक्योरिटीज को सेफ रखते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। इनका काम होता है ट्रेड का सेटलमेंट करना, यानी बायर को शेयर्स मिले और सेलर को पैसा मिले, ये इंश्योर करना। अब मर्चेंट बैंकर्स, ये कंपनीज को हेल्प करते हैं आईपीओ लाने में। डॉक्यूमेंटेशन, प्राइसिंग और कंप्लायंस सब मैनेज करते हैं। अंडरराइटर्स क्या करते हैं? अगर आईपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं होता तो अंडरराइटर्स बचे हुए शेयर्स खरीद लेते हैं। ये कंपनी को अश्योरेंस देते हैं कि पैसा रेज हो जाएगा। तो ये सब थे मार्केट इंटरमीडियरीज जो मार्केट को स्मूथली चलाते हैं। अब चलिए समझते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। ये बड़े प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट में ह्यूज अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनका इम्पैक्ट मार्केट पर काफी स्ट्रांग होता है। सबसे पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआई। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई यूएस का फंड इंडियन स्टॉक्स में पैसा लगाता है। पी नोट पार्टिसिपेंट्स, ये इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बिना डायरेक्टली रजिस्टर हुए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंपल समझो, प्रॉक्सी रूट से इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स, ये आम इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके प्रोफेशनली इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एसआईपी करते हो तो आप इनडायरेक्टली मार्केट में हो। इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी कलेक्टेड प्रीमियम का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। पेंशन फंड्स, ये रिटायरमेंट के लिए पैसा मैनेज करते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स, ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं। हेज फंड्स, ये अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, शॉर्ट सेलिंग। इनका एम होता है हाई रिटर्न्स जनरेट करना। चलिए समझते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ क्या होते हैं और इनके तीन कैटेगरीज का क्या मतलब है। सिंपल वर्ड्स में एआईएफ वो फंड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के अलावा अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये यूजुअली हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिनके पास ज्यादा कैपिटल होता है। अब एआईएफ को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। सबसे पहले कैटेगरी 1 एआईएफ। ये वो फंड्स होते हैं जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए वेंचर कैपिटल फंड्स जो नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट भी इन्हें प्रमोट करती है क्योंकि ये ग्रोथ क्रिएट करते हैं। अब आता है कैटेगरी 2 एआईएफ। ये थोड़ा बैलेंस टाइप के फंड्स होते हैं। ना ये ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और ना ही लेवरेज का यूज करते हैं। सिंपल एग्जांपल, प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनका फोकस होता है कंपनी को ग्रो करना और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लेना। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 एआईएफ की। ये सबसे अग्रेसिव कैटेगरी होती है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज। एग्जाम्पल, हेज फंड्स। इनका एम होता है शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स जनरेट करना, लेकिन रिस्क भी हाई होता है। तो सिंपल याद रखो, कैटेगरी 1 ग्रोथ और डेवलपमेंट, कैटेगरी 2 स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैटेगरी 3 हाई रिस्क और हाई रिटर्न स्ट्रैटेजीज। अब जब भी आप एआईएफ सुनोगे, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये किस टाइप का फंड है और उसका रिस्क लेवल क्या है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स,
ये इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पर्सनलाइज्ड एडवाइस देते हैं। ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट फंड होता है जो मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। फैमिली ऑफिसेज, ये वेल्दी फैमिलीज का पैसा मैनेज करते हैं और अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट में कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, कंपनीज अपना एक्स्ट्रा पैसा मैनेज करने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट एक बड़ा इकोसिस्टम है जहां इंटरमीडियरीज सिस्टम चलाते हैं और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स पैसा फ्लो करते हैं। सिंपल याद रखना, इंटरमीडियरीज मार्केट को रन करते हैं और इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मूव करते हैं। अब आप जब भी मार्केट की मूवमेंट देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि पीछे कौन-कौन से प्लेयर्स का रोल है। चलिए समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट के दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स और प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज फर्म्स। सबसे पहले रिटेल पार्टिसिपेंट्स। सिंपल वर्ड्स में रिटेल पार्टिसिपेंट्स मतलब आम इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं, जो अपना खुद का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शेयर्स खरीदते हो, ट्रेडिंग करते हो या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हो, तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो। एग्जाम्पल से समझो, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और कुछ दिन बाद प्रॉफिट पर बेच दिया। ये पूरा एक्टिविटी रिटेल पार्टिसिपेशन है। रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं, मतलब मार्केट में बाइंग सेलिंग को एक्टिव रखते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज फर्म्स की। नाम थोड़ा टेक्निकल है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये फर्म्स इन्वेस्टर्स को गाइड करती हैं कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर वोट कैसे करना चाहिए। जैसे डायरेक्टर अपॉइंट करना हो या कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना हो, तो शेयर होल्डर्स को वोटिंग करनी होती है। अब बड़े इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते, वो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म से एडवाइस लेते हैं। ये फर्म्स रिसर्च करती हैं, कंपनी को एनालाइज करती हैं और बताती हैं यस वोट करो या नो। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं। तो सिंपल रिकैप, रिटेल पार्टिसिपेंट्स मतलब आम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स वो एक्सपर्ट्स हैं जो वोटिंग डिसीजंस में गाइडेंस देते हैं। अब आपको क्लियर है, मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग का भी गेम है। चलिए समझते हैं स्टॉक मार्केट में होने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और उनका रियल मीनिंग क्या होता है, जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कैश या स्पॉट ट्रांजैक्शन। सिंपल वर्ड्स में, जब आप किसी शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाय या सेल करते हो और उसका सेटलमेंट तुरंत या शॉर्ट टाइम में हो जाता है, उसे कैश या स्पॉट ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहाँ जो प्राइस होता है उसे स्पॉट प्राइस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने आज रिलायंस का शेयर 2500 पर खरीदा, तो ये एक स्पॉट ट्रेड है। अब आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमाइज्ड अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच, जिसमें डिसाइड होता है कि फ्यूचर में किसी फिक्स्ड प्राइस पर एसेट बाय या सेल होगा। ये एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता, ये ओटीसी यानी ओवर द काउंटर होता है। एग्जाम्पल, मान लो आप और कोई ट्रेडर डिसाइड करते हो कि 3 महीने बाद आप 100 शेयर्स 2600 के प्राइस पर खरीदोगे, चाहे उस टाइम मार्केट प्राइस कुछ भी हो। इसका यूज मेनली हेजिंग के लिए होता है। अब समझते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स भी फॉरवर्ड जैसा ही होता है, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज्ड और एक्सचेंज रेगुलेटेड होता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है और सब कुछ एक्सचेंज के थ्रू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें बायर को बाय करना ही पड़ेगा और सेलर को सेल करना ही पड़ेगा एक्सपायरी पर, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो। अब आते हैं ऑप्शंस पर। चलिए समझते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं और बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे काम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक पर बेस्ड होता है। ऑप्शंस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर को राइट मिलता है कि वो फ्यूचर में किसी फिक्स्ड प्राइस पर बाय या सेल कर सके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। यानी बायर चाहे तो डील करे, चाहे तो मना कर दे। अब ऑप्शंस दो टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब बाय करने का राइट, पुट ऑप्शन का मतलब सेल करने का राइट। अब पहले समझते हैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप प्रीमियम पे करते हो। ये एक छोटी सी कॉस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल, आपने 100 का कॉल ऑप्शन लिया और प्राइस 120 चला गया, तो आप प्रॉफिट में हो।
अगर प्राइस नहीं बढ़ा तो आपका लॉस सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड रहेगा। सेम तरह अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस नीचे जाएगा। अगर प्राइस गिरता है तो आप प्रॉफिट कमाते हो, और अगर नहीं गिरा तो लॉस सिर्फ प्रीमियम तक ही रहेगा। तो बायर का रिस्क लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। अब समझते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिलता है, यानी जो बायर पे करता है वो सेलर अर्न करता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। मतलब अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज करता है तो सेलर को डील कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो और प्राइस बहुत ऊपर चला गया तो आपको लॉस हो सकता है, वो भी अनलिमिटेड। और अगर पुट ऑप्शन सेल करते हो और प्राइस बहुत नीचे गिर गया तब भी आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है प्रीमियम तक, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। तो सिंपल रिकैप करें, ऑप्शन बायर लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, और ऑप्शन सेलर लिमिटेड प्रॉफिट लेकिन हाई रिस्क। अब आपको क्लियर है कि ऑप्शंस में बायर और सेलर दोनों का रोल कितना डिफरेंट और इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं स्वॉप्स की। स्वॉप एक अग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज अपने कैश फ्लोज एक्सचेंज करती हैं। ये थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। सिंपल समझो, एक पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेगी और दूसरी वेरिएबल, और दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। अब समझते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब सिंपल है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय और सेल करना प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। शॉर्ट टर्म में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना, यही ट्रेडिंग है। अब आता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को कम करना। यानी अगर एक इन्वेस्टमेंट में लॉस का रिस्क है तो दूसरी पोजीशन लेकर उस रिस्क को बैलेंस करना। एग्जाम्पल, अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपको डर है कि प्राइस गिर सकता है तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ऑपोजिट पोजीशन ले सकते हो। अब समझते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जहां आप एक ही एसेट को अलग अलग मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाते हो। एग्जाम्पल, अगर एक शेयर एनएससी पर 100 का है और बीएससी पर 102 का, तो आप एनएससी से बाय करोगे और बीएससी पर सेल, और बीच का डिफरेंस प्रॉफिट बन जाएगा। अब बात करते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की। प्लेजिंग का मतलब होता है अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन लेना। ये मोस्टली प्रमोटर्स करते हैं। वो अपने शेयर्स को कोलैटरल रखकर लोन लेते हैं बिजनेस या पर्सनल नीड्स के लिए। अब लास्ट में समझते हैं मोड्स ऑफ होल्डिंग। आज के टाइम में शेयर्स दो तरह से होल्ड किए जा सकते हैं। पहला डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म या डीमैट। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। आपके शेयर्स डिजिटल फॉर्म में सेफ रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा होता है वैसे डीमैट में शेयर्स होते हैं। और दूसरा रीमटीरियलाइज्ड फॉर्म या फिजिकल फॉर्म। ये पुराने टाइम का सिस्टम है जहां शेयर्स पेपर सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते थे। लेकिन अब मोस्टली सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है क्योंकि ये सेफ और ईजी है। तो सिंपल रिकैप करें, मार्केट में अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे स्पॉट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, और स्ट्रैटेजीज होती हैं जैसे ट्रेडिंग, हेजिंग और आर्बिट्राज। साथ ही शेयर्स को आप डीमैट या फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर सकते हो। अब आपको मार्केट के बेसिक ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट क्लियर पिक्चर मिल गया है जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए वो आपके NISM 15 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझा है तो आपका बेस काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल मार्केट दोस्त को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो जो NISM एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।